तो वस्तुओं का अपनी वास्तविक स्थिति से कैसे दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, ये कितनी दूरी होती है और ये किस पे निर्भर करती है, इसको समझने के लिए हम एक चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हमने एक बर्तन लिया है जिसमें पानी लिया है। अब ये जो बिंदु P है ये इस बर्तन की तली पर है। अगर यहाँ पर पानी नहीं होता तो ये अपनी वास्तविक स्थिति पे हमको नज़र आता, क्योंकि ये वायु में सीधे गमन करते हुए हमारी आँखों में प्रकाश की किरण पड़ती। लेकिन यदि यहाँ पर पानी है तो जो प्रकाश की किरण इस P बिंदु से इस पानी की सतह पर पहुँचेगी तब यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। चूँकि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी पानी से वायु में, तो यहाँ पर प्रकाश अभिलंब से दूर झुकेगी। यहाँ पर हम देखें तो एंगल PQN अपतन कोण I है और एंगल MQR अपवर्तन कोण R है। और अपवर्तन के पश्चात ये बिंदु P हमको कहाँ नज़र आएगा? ये जो किरण हम देख रहे हैं RQR, यदि हम इसको पीछे की ओर लें तो ये P' से आती हुई नज़र आ रही है। मतलब जो P बिंदु है वो हमको कहाँ नज़र आएगा? P' पर। यदि इस पानी की गहराई मैं H लेती हूँ, यानी इस सतह से इस P बिंदु की गहराई H ली जा रही है, तो ये बिंदु P' पर नज़र आ रहा है। माना कि पानी से सतह की इस P' बिंदु तक की दूरी हम H' लेते हैं, तो अब हमको इस P बिंदु की गहराई कितनी नज़र आएगी? H'। अब यदि इस चित्र में हम देखें तो अभिलंब MN इस रेखा OP के समांतर है और QP रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रही है। इसीलिए एंगल PQN बराबर होगा एंगल OPQ के और ये दोनों बराबर होंगे एंगल I के। ये दोनों ही कोण एकांतर कोण हैं। ऐसे ही एंगल MQR बराबर होगा OP' के, जो कि बराबर होगा अपवर्तन कोण के, क्योंकि ये दोनों ही कोण संगत कोण हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चूँकि प्रकाश की किरण यह पानी से हवा में जा रही है, तो हम वायु का अपवर्तनांक पानी की तुलना में लें, यानी कि WμA लें, तो स्नेल के नियम के अनुसार WμA बराबर होगा sin I अपॉन sin R। किंतु उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं WμA बराबर होगा 1 अपॉन A म्यू W। तो यहाँ हम उसका मान रख देते हैं। इस प्रकार समीकरण बनेगा 1 अपॉन A म्यू W बराबर sin I अपॉन sin R। यदि मैं इसका व्युत्क्रम लूँ तो ये हो जाएगा A म्यू W बराबर sin R अपॉन sin I। sin R यदि हम देखें तो ये होगा R एंगल है एंगल OP' और I एंगल है OPQ। तो मैं यहाँ लिखूंगी साइन OP' अपॉन साइन OPQ। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। अब हम समकोण त्रिभुज देखेंगे OP' में। इस समकोण त्रिभुज में यदि इस कोण का हम साइन लें, यानी कि साइन OP' लें, तो ये बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि OQ अपॉन QP' के। वैसे ये दूसरा समकोण त्रिभुज देखें, त्रिभुज OPQ में साइन OPQ बराबर होगा OQ अपॉन QP। अब ये दोनों ही मान हम समीकरण 1 में डालते हैं। समीकरण 1 में रखने पर A म्यू W बराबर OQ अपॉन QP' अपॉन OQ अपॉन QP। यहाँ से OQ और OQ कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? QP अपॉन QP'। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। चूँकि O और Q बिंदु एक दूसरे के बहुत ही पास हैं, इसलिए हम O के स्थान पर Q लिख सकते हैं। जितनी दूरी Q से तय की गई है उतनी ही दूरी लगभग बराबर होगी O से तय की गई प्रकाश किरण की। इसलिए हम यहाँ पर Q के स्थान पर O रख देते हैं।
तो समीकरण हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू बराबर ओपी अपॉन ओपी डैश। अब ओपी क्या है? ये इस पी बिंदु की वास्तविक गहराई है इस पानी की सतह से। और ओपी डैश क्या है? पी डैश तो वो बिंदु है जहां पर हमको ये पी बिंदु नजर आ रहा था और इसे हमने एच डैश से दर्शाया है। तो हम लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू बराबर एच अपॉन एच डैश, जिसे दे देते हैं समीकरण 3। और ये होगा ए म्यू डब्ल्यू बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। ये संबंध होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में। वास्तविक गहराई का आभासी गहराई के साथ अनुपात बराबर होता है माध्यम के अपवर्तनांक के। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एच डैश आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई अपॉन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि ए म्यू डब्ल्यू। तो एच डैश बराबर होगा एच अपॉन म्यू। अब ये कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, मतलब ये जो डिफरेंस है वो कितना होगा, इसको हम दर्शा रहे हैं डी से। तो डी बराबर हो जाएगा पी पी डैश, और पी पी डैश ये किसके बराबर है? यदि ओपी में हम ओ पी डैश माइनस करें तो पी पी डैश बराबर ओपी माइनस ओपी डैश, और पी पी डैश बराबर एच माइनस एच डैश। और हम लिख सकते हैं d बराबर h माइनस एच अपॉन म्यू, और यहाँ से अगर h कॉमन ले तो d बराबर होगा h ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इस प्रकार जो शिफ्ट होगा किसी भी तली का नीचे से ऊपर की ओर, यह वस्तु की स्थिति का जो शिफ्ट होगा वो निर्भर करता है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर और उसके एक्चुअल पोजीशन पर। बच्चों, हमने सुना है कि रेगिस्तान में अकेले भटकते हुए व्यक्ति को केवल पानी ही पानी नजर आता है। वो दूर से पानी की तलाश में दौड़ते हुए जाता है और उसको वहाँ पानी भी दिखता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ खाली रेत ही रेत होती है। तो ये उसका कोई भ्रम नहीं। हम सोचते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति का असर होता है कि उसको हर जगह पानी दिखाई दे रहा था, पर यह प्रकाश से जुड़ी हुई एक घटना है। और ये घटना कब होती है? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो अभिलंब से दूर मुड़ती है। जब हम आपतित कोण के मान को बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण के मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्नेल के नियम से हम जानते हैं म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और ये अनुपात अपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया ये एक निश्चित माध्यम के जोड़ों के लिए नियत रहता है। तो यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे और अपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर झुकती जाएगी और एक ऐसा मान आएगा अपतन कोण का जहां प्रकाश की किरण बिल्कुल ही अपवर्तक पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। मतलब उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और अपतन कोण के इसी मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे हम IC से दर्शाते हैं, क्योंकि क्रांतिक कोण को इंग्लिश में हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसलिए हम अपतन कोण के नीचे छोटा सा C लिख देते हैं। तो क्रांतिक कोण को IC से दर्शाया जाता है। अब अपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी और अधिक बढ़ा दिया जाए, अब क्या होगा? झुकते 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 ये अपवर्तित किरण पूरी समांतर हो चुकी थी अंतरा पृष्ठ के। अब और मान बढ़ाने पर ये अपवर्तन कोण का मान और अधिक बढ़ जाएगा। अब प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में पहुंच जाएगी और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए किसी पृष्ठ से टकराती है और उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो उस घटना को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, माने कि ये जल है, यहाँ से चलती हुई वायु में प्रवेश करने वाली थी। क्योंकि जल पारदर्शी माध्यम है तो निश्चित रूप से उसे निकलने वाली किरण वायु में प्रवेश कर जाती,
लेकिन यहाँ पर अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण अब अपवर्तन कोण 90 से भी अधिक हो गया और प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में पहुंच गई। और ये घटना परावर्तन के नियम का पालन करते हुए होती है और इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस पहुंच जाती है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहला तो प्रकाश की किरण को सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना है। दूसरा, अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर हम जल और वायु के माध्यम का एक जोड़ा लेते हैं और यहाँ पर प्रकाश की किरण जल से लेकर वायु में प्रवेश करने वाली है। यदि हम अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर लेते हैं तो उस कंडीशन में अपवर्तन का कोण का मान 90 डिग्री होगा, यानी कि जो अपवर्तित किरण है वो अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। इस कंडीशन में यदि हम जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लें, क्योंकि प्रकाश की किरण जल से लेकर वायु में प्रवेश कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष निकालेंगे। और स्नेल के नियम के अनुसार किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी अपतन कोण की जिया अपॉन अपवर्तन कोण की जिया। तो यहाँ पर W म्यू ए बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन आई सी अपॉन साइन 90। अब हम जानते हैं साइन 90 बराबर होता है 1। यहाँ पर मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, W म्यू ए बराबर साइन आई सी। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं W म्यू ए बराबर होगा 1 अपॉन ए म्यू W। तो हम यहाँ पर 1 अपॉन ए म्यू W बराबर लिखेंगे साइन आई सी। और इस समीकरण का व्युत्क्रम लेने पर हमें प्राप्त होगा ए म्यू W बराबर 1 अपॉन साइन आई सी। यानी हम देख सकते हैं जो क्रांतिक कोण है वो माध्यम के अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ है और 1 अपॉन साइन बराबर होता है कोसेक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए म्यू W बराबर कोसेक आई सी। ए म्यू W का मतलब है हम जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं वायु के सापेक्ष, यानी कि हम ये कह सकते हैं हम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा कोसेक आई सी। ये जो क्रांतिक कोण का मान है ये विभिन्न कारकों पे निर्भर करता है। समीकरण को देखने से हमको ये लगता है कि केवल ये अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है, लेकिन अपवर्तनांक भी अन्य किन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि इस क्रांतिक कोण का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला जो समीकरण से ही हमको दिख रहा है कि क्रांतिक कोण का मान किसी भी दो माध्यम के जोड़े के अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। हमने कौन सा सघन और विरल माध्यम का जोड़ा लिया है। जब वही प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करे तो उसका अपवर्तनांक डिफरेंट हो जाता है, और कांच से वायु में प्रवेश करे तो उसका अपवर्तनांक डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं जो क्रांतिक कोण का मान है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इस समीकरण से हम देखें तो साइन आई सी का मान कम होगा तो अपवर्तनांक अधिक होगा, यानी अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होना चाहिए और कम अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है। दूसरा, प्रकाश के रंग पर, यानी कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। हम जानते हैं कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो लाल रंग के तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक कम होता है और बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक का मान अधिक होता है।
और यही कारण है कि बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा और लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा। मतलब क्रांतिक कोण का मान रंग के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। तीसरा कारण है ताप। किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाने से उसके क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी माध्यम का ताप बढ़ाने से उसका प्रकाशिक घनत्व घटने लगता है और प्रकाशिक घनत्व कम होगा तो उसका अपवर्तनांक भी कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ताप और क्रांतिक कोण का संबंध भी समानुपाती होता है।